तो वेवलेंथ भी दिया हुआ है 550 नैनोमीटर। ये कह रहा है कि एंगुलर पोजीशन ऑफ द सेकंड मिनिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी, यानी ए साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्बडा। तो यहां से देख लो साइन थीटा इक्वल टू 2 इंटू लैम्बडा कितना, तो 550 10 टू पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय ए 22 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। आप देख रहे हो कि ये 11 हो गया, 11 से ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास में 50 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, यानी आप देखो ये कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आंसर है। 30 डिग्री का मतलब होना चाहिए 5/6, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 60 हो गया, 62 आंसर π/8 दिया है। π/8 एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमा, 5/8 कैसे आएगा? n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा मैक्सिमा, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग मिनिमा। तो फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, मैक्सिमा की बात करेंगे तो ये जो आंसर आया मिनिमा का है, वो मिनिमा पूछ रहा है। आप जो पूछ रहे हैं ना वो मैक्सिमा ये पूछ रहा होगा, तो देखो मैक्सिमम निकाल लेता हूँ। क्या था, ए साइन थीटा फर्स्ट का मिलेगा अपने को 3 लैम्बडा बाई 2 पर, और नेक्स्ट वाला का मिलेगा 5 लैम्बडा बाई 2 पर। तो 5 लैम्बडा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे जो पूछ रहा है वो ये आंसर है π/6, क्वेश्चन में जो पूछा उसने। क्लियर है? ओके सर। तो कोई गलत नहीं है, हमारा आंसर इसका करेक्ट आंसर है। और मैक्सिमा की बात करेगा तो n इक्वल टू 1 के मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग ये, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये। नेक्स्ट हमारे पास में 62। A plane polarized light is incident on a polarizer with its path axis making and अब देखो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसका मतलब है अनपोलराइज लाइट को पोलराइड से पास कराया तो ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। तो कह रहा है कि a plane polarized light is incident on a polarizer with its axis with its path axis या transmission axis making angle theta with the x axis। तो मतलब मैं इसको मैं यहाँ ऐसा बना लूं, ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा। तो ये इसका x एक्सिस ये है ना, और y एक्सिस ये है। तो ये कह रहा है कि इसका ट्रांसमिशन एक्सिस इस तरह से है। ये कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ जो ऑसिलेशन हो रहा है किसका, वो ऐसा ऑसिलेशन हो रहा है ना। मैंने ऐसे बना लिया, इसको फ्रंट से देख रहा हूँ मैं। तो ये कह रहा है कि विद इट्स एक्सिस its path axis making angle theta with the x axis as shown in the figure,
at 4 different values of theta the observed intensities are same, ऐसा कह रहा है। तो कह रहा what is the angle between the direction of polarization and x axis। अच्छा, मतलब ऑसिलेशन ऐसे नहीं हो रहा है, ऑसिलेशन इसका ऐसे नहीं हो रहा है, इसका ऑसिलेशन ऐसे नहीं हो रहा है। ये तो इसकी ट्रांसमिट यानी ऑसिलेशन तो इसका ऐसे कहीं हो रहा है, जो प्लेन वेव जो प्लेन पोलराइज्ड वेव दिखा रहा है वो ऐसा यानी ये जो एंगल इसके साथ में ये एंगल आप म्यूटेड हो, है ना। वो इसके साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। अब ये कह रहा है कि एट 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा द ऑब्जर्व्ड इंटेंसिटीज आर सेम, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन एंड एक्स एक्सिस पूछ रहे हो। इसका मतलब है कि ये ऐसे हो, अरे यार ये वाई एक्सिस है, तो इसका मतलब है कि ये एंगल इस तरह से ना, तो ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, मतलब इसका ऐसे। तो ये पूछ रहा है कि ये एंगल क्या होगा, तो मैंने मान लिया कि एंगल अल्फा होगा। अब यहाँ थीटा जो है वो 8 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन ये जो अल्फा ये फिक्स है, अल्फा जो है इसका जो ऑसिलेशन हो रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, उसका अल्फा फिक्स है। ये थीटा वेरी कर रहा है, थीटा 8 डिग्री हो सकता है, 38 डिग्री हो सकता है। अब इसमें क्या ऑप्शन देख के करेंगे हम लोग, कैसे करना है ऑप्शन देख के। तो पहला ऑप्शन ही ले लेता हूँ मैं 203 डिग्री वाला, है ना, कि मान लो 203 डिग्री एंगल बना रहा है अल्फा, है ना। तो 203 डिग्री एंगल बना रहे यानी अल्फा अगर ये है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो अल्फा एंगल बोल रहा है ना इसका, इसके साथ में यानी ये वाला एंगल हो सकता है ना, यही तो 203 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा ले सकता हूँ ना मैं। बात सुन में हाँ मैंने क्या कहा, बात सुन में यही हुआ ना। तो आप देखो कि ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया अगर ये, तो ये क्योंकि ये 180 है ना, तो ये कितना हो गया भाई, ये एंगल कौन बताएगा। 203 का मतलब हो गया 20 प्लस यानी 23 डिग्री हो गया, है कि नहीं। अब ये एंगल अगर 23 डिग्री है तो थीटा पहला केस ले लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 8 डिग्री है। तो थीटा इक्वल टू अगर 8 डिग्री है तो ये जो एंगल है यहाँ कौन सा, ये एंगल कितना हुआ, ये 15 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ये बात समझ में है ना। तो इसका मतलब अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसके अलोंग कितना हो गया है, ए कॉस 15 डिग्री, यानी इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी हमारे पास आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए कॉस 15 डिग्री का होल स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। क्लियर। अब मैं एंगल ले रहा हूं 38 डिग्री,
किसका, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस का। तो दूसरा केस थीटा इक्वल टू ले रहा हूं मैं 38 डिग्री, है ना। तो 38 डिग्री लेने का मतलब ये तो 23 दिखा रहा है इधर, इसका मतलब 38 का मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ट्रांसमिशन एक्सिस इसका इधर है ना। ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, तो ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, तो ये एंगल कितना बता रहा है, 38 डिग्री बता रहा है। और ऑसिलेशन का किधर है, ऑसिलेशन तो इधर हो ही रहे ना, तो ये एंगल कितना आ रहा है हमारे पास में, 23 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 15 डिग्री तो आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसके अलोंग इसका ऑसिलेशन कितना हुआ, a cos 15 डिग्री तो हुआ। तो फिर से इंटेंसिटी I2 जो है इसका होल स्क्वायर, यानी सेम आ रहे दोनों। इसका मतलब यहाँ आंसर क्या हो गया, 203 डिग्री हो गया आंसर, क्योंकि बाकी का भी चेक कर लो, ये मिल जाएगा। समझ में आया क्या कहा मैंने, हाँ हाँ सर। सर। बस ऐसे चेक करना था इसको, तो आ जाएगा। 62 हो गया। अच्छा क्या था यार, और भी बता दो आप, मुझे बोल दो 62 के बाद कौन सा बताना है, ऐसे बोल दो आप लोग। 63 बताना है क्या, 64 बताना है, 66 बताना है। चलिए करते हैं, 65। 65 बताना है। चलो 65। Single slit of width B is illuminated by a coherent monochromatic light of wavelength lambda. देखो सिंगल स्लिट दिया हुआ है, लाइट ऐसे आके इंसिडेंट हो रहा है, और वेवलेंथ लैम्बडा दे रखा है। इफ द सेकंड एंड फोर्थ मिनिमा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्या कह रहा है, इफ द सेकंड एंड फोर्थ मिनिमा, सेकंड मिनिमा कौन सा, फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, ये थर्ड मिनिमा, और यहाँ जो मिलेगा आपको ये n इक्वल टू 4, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, a साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा, इसके करस्पॉन्डिंग a साइन थीटा इक्वल टू 2 लैम्बडा, तो है ना, और इसके करस्पॉन्डिंग a साइन थीटा इक्वल टू 3 लैम्बडा, इसके करस्पॉन्डिंग, यानी सॉरी ये a की जगह a ले लिया मैंने, ये b है दरअसल, तो a साइन थीटा इक्वल टू 4 लैम्बडा। क्या कह रहा है, इफ द सेकंड एंड फोर्थ मिनिमा इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न at a distance 1 meter from the slit are from the central maxima, यानी कहने का मतलब है यहाँ से इसकी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना दिया है, ये d दिया है 1 मीटर, तो ये दे रहा है 3 सेंटीमीटर, और ये वाला दे रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। सेंट्रल मैक्सिमा, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब ये पूछ रहा है वो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितना है, तो ये भी n इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग है, तो ये डिस्टेंस मतलब ये पूछ रहा है a साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा, तो साइन थीटा इक्वल टू लैम्बडा बाई a, आप देख रहे हो कि ये सेंटीमीटर में है और ये 1 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो हम लोग, यानी इसका मतलब है क्योंकि 1 मीटर इसके कंपेरिजन में ज्यादा है, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा ऑन इधर साइड ऑफ द सेंटर, समझ गया मैं, हमें तो ये चाहिए, क्या डिस्टेंस है, ये चाहिए अपने को, तो इसके करस्पॉन्डिंग थीटा निकालेंगे, इसको डबल कर लेंगे, तो कहने का मतलब ये है, ऐसा करते हैं, ये टोटल वाई नॉट अगर है या 2 वाई नॉट है, तो इसको मैं वाई नॉट ले लूं,
ये अपने को पूरा चाहिए ना, तो ये वाला हम ले लेते हैं, ये वाई नॉट है। दरअसल इसको क्या लिखोगे आप, वाई नॉट बाई डी ना, तो हमें दरअसल 2y0 चाहिए, यानी 2 लैम्बडा डी बाई ए चाहिए। तो यहाँ देखो पहले 3 सेंटीमीटर यहाँ से इसका दिया है, तो इसको क्या लिखोगे आप, a इंटू ये हो जाएगा 3/d इक्वल टू 2 लैम्बडा, है ना। और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, a इंटू 6/d इक्वल टू 4 लैम्बडा, ये तो इससे कैसे देखेंगे क्या हो गया। ना तो मतलब एक ही, एक कोई भी एक ले लेंगे ना, तो कितना आ गया यहाँ से, तो मैं यहाँ ले लूंगा 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा डी बाई ए। तो हमारे पास आ गया दरअसल ये 3 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। कैसे, क्योंकि 2 इंटू 3/2 लोगे ना, तो 3 सेंटीमीटर आंसर है। क्लियर है भाई? हाँ सर। हाँ सर। और कौन सा बताना है, 66। तो 66 में क्या हो रहा है, दरअसल एक कैमरा अपने को दिया हुआ है, और यहाँ ये होल दिया हुआ है। क्या कह रहा, द बॉक्स ऑफ पिनहोल कैमरा ऑफ लेंथ L has a hole of radius A. It is assumed that when the hole is illuminated by a parallel beam of light of wavelength lambda, the spread of the spot obtained on the opposite wall of the camera is the sum of its geometrical spread and spread due to diffraction. तो यानी दरअसल कह रहा है कि मान लो अगर वो B है, तो B कह रहा है A प्लस ज्योमेट्रिकल स्प्रेड, मतलब क्योंकि A साइन थीटा इक्वल टू लेमडा होगा, क्योंकि ये जाके तो ये काउंट कर रहा है, ठीक है। तो A साइन थीटा इक्वल टू लेमडा होता है, तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ A इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ A इसको लिखेंगे आप, क्योंकि ये पूरे स्प्रेड की बात कर रहा है, तो ये हो गया A प्लस ये हो गया Y। तो y कैसे निकालेंगे, तो a इंटू साइन थीटा क्या लिखेंगे, y बाई एल, इस वाली इक्वेशन से इक्वल टू लेमडा, तो y की वैल्यू हो जाएगी लेमडा एल बाई ए, इसको रखेंगे तो b इक्वल टू जाएगा a प्लस लेमडा एल बाई ए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे a के रेस्पेक्ट में, तो जाएगा 1 माइनस लेमडा ए एल बाई ए स्क्वायर, यानी a की वैल्यू होगी लेमडा एल का स्क्वायर रूट, और इस a को इसमें रख दो, तो हमारे पास में b की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाएगी लेमडा एल रूट लेमडा एल, यानी हो गया 2 रूट लेमडा एल या रूट 4 लेमडा एल। तो ये आंसर आना चाहिए। तो ये आंसर है।
अच्छा, और भी, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बस 72। Diameter of the objective lens of microscope makes an angle beta at the focus of the microscope. The diameter of the objective lens of microscope makes an angle beta at the focus of microscope. Further, the medium between the object and the lens is an oil of F index n. Then the resolving power of the microscope. अब फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या था, 1/Δd इक्वल टू रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये था 2 म्यू साइन बीटा डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा, यही था रिजॉल्विंग पावर। तो ये कह रहा है कि द डायमीटर, यानी ये हमारे पास में डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप मैक्स, ये दरअसल क्या था, ये थीटा था यहाँ ना। डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप makes an angle beta at the focus of the microscope. ये बीटा, तुम्हारे पास में रिजॉल्विंग पावर तो दे रखा है, ठीक है भाई। तो यहाँ ये थीटा क्या होता है, दरअसल ये वाला थीटा होता है, ये भी क्या होता है, एक तरह से थीटा होता है। क्यों ऐसा बता रहा हूँ मैं, दरअसल इसको पहले समझ लेते हैं वापस से। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी तो रिजोल्व करते हैं, तो यहाँ ये जो एंगल होता है ना, ये थीटा होता है। फिर इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, तो ये एंगल भी ऑलमोस्ट ये थीटा होता है। ये जो डिस्टेंस है डेल्टा डी होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट इंडेक्स इधर का, यहाँ का रिफ्रैक्ट इंडेक्स होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में जो मीडियम, वहां का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू होता है। Add the 0.2 minus 3. तो क्या कह रहा देखो, द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप makes an angle beta at the focus of the microscope. अब इसमें कौन सा मैच कर रहा भाई, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसने कहा रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो म्यू इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर ये कह रहा है फर्दर द मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस इज एन ऑयल ऑफ, अच्छा फिर कह रहा है इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बीटा, तो ये भी नहीं है। अभी पहली बात तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या ही क्वेश्चन बनाया है, इसमें क्वेश्चन ही अधूरा अधूरा लग रहा मुझे तो, क्योंकि ये थीटा कौन सा होता है और बीटा क्या है, इसने बीटा तो इसने फोकस के साथ बना के बताया है, ये तो गड़बड़ है। अब इसमें देखो मेरे हिसाब से तो ये जो 2 बीटा दिया ना, दरअसल बीटा बाई 2 होना चाहिए अगर ऐसी बात है तो, क्योंकि ये एंगल जो बना रहा है यहाँ, कितना एंगल बना रहा बीटा, तो बीटा बाई 2 होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो 2 बीटा की जगह क्या होना चाहिए था, बीटा बाई 2 होना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये एंगल थीटा होता है ना इसमें, ठीक है ना। क्योंकि इसने क्या कहा, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रो मेक्स एन एंगल बीटा एट द फोकस ऑफ द माइक्रोस्कोप। पता नहीं क्या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको ये होना ये चाहिए था। आगे बस में इसमें कुछ क्वेश्चन का गड़बड़, इससे देख लेना आप लोग। तो ये कहना ये चाह रहा है, तो देखो अगर म्यू बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगी, थीटा बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर इंक्रीज करेगी, खत्म बात, बस इतनी कहानी है। अब तो बाकी तो इसमें कोई मैच नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा है।
73. A ray of light is incident from denser to rarer medium. Denser से rarer medium में जा रही है, तो मान लेते हैं कि ये denser है, rarer है. The critical angle for total interreflection दिया हुआ है थीटा IC, है ना. अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, ray of light incident from denser to rarer medium, the critical angle for total internal reflection is, ये critical angle है भाई थीटा IC. तो इतना जस्ट, यानी इस केस में ये भी होता है कि जस्ट क्या हो रहा है, लाइट यहाँ बाहर जा रही होती है, जस्ट इससे थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो यहाँ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा. लेकिन जो आई है, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की हम बात करें आई, तो आई क्या होना चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा IC होगा तब, तो ये भी IC हो जाएगा. जस्ट थीटा IC पर तो ये क्या होगा, यहाँ ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा. फिर क्या कह रहा है, एंड ब्रिस्टर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, ये दिया हुआ है. तो अब ये दिया है, तो ये इसका रिफर इंडेक्स ND है, इसका रिफर इंडेक्स NR है, तो ये हमें मालूम है कितना आता है, यानी tan थीटा IB, ये कितना होगा यहाँ, तो वो हो जाएगा NR बाई ND होगा, NR बाई ND होगा. ठीक है भाई. और ये दिया द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू. अच्छा ठीक है. तो ये हमारे पास में है, और ये तो हो गया ब्रिस्टर एंगल, मतलब सॉरी ब्रिस्टर लो. तो क्या पूछ रहा है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया पूछ रहा हो. अच्छा, एक इसने रिलेशन ये भी दिया है. अच्छा, पहली बात तो ये भी देख लेते हैं, यहाँ क्या मिलता अपने को, ND साइन थीटा IC इक्वल टू NR साइन 90 डिग्री, यानी साइन थीटा IC इक्वल टू NR बाई ND होता है. ये हमारे पास में एक यही क्वेश्चन आ गई. अब इसने रिलेशन अपने को किस किस में दिया है. अच्छा, एक मिनट, उसको ऊपर रिमूव कर दूं मैं. इसने अपने को क्या क्या दिया है, साइन थीटा IC डिवाइडेड बाई साइन थीटा IB, और ये इक्वल टू 1.28 है. हमें बताना रिलेटिव रिफ इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया, है ना. तो इसका मतलब ये क्या निकालने को कह रहा है, ये अपने से कह रहा है NR बाई ND क्या है, NR बाई ND क्या है. ठीक, गजब गजब क्वेश्चन होते हैं. अब कैसे करें, क्योंकि अपने को साइन थीटा IC तो पता है और ये पता है. चलो करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ये अपने को रिलेशन दिया है, तो सॉल्व करना पड़ेगा यार. इसको कर पाओगे आप? चलो देखते हैं. ये हमारे पास में दिया है एक रिलेशन, तो ये दिया है, और एक रिलेशन वहां से निकालेंगे, क्योंकि इस वाले को क्या लिख सकते हो आप, ऐसा करते हैं, इसको n ही ले लें हम लोग. ये वैल्यू क्या होगी, n हो गई, ये वैल्यू भी क्या होगी, n हो गई.
ये तो दोनों ही आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कैसे सॉल्व करें? एक काम करते हैं, यहाँ थीटा आई सी को क्या लिख सकते हैं, यानी n बाई साइन थीटा आई बी इक्वल टू 1.28 लिख सकते हैं, यानी साइन थीटा आई बी इक्वल टू n बाई 1.28 लिख सकते हैं, है ना। अब ये इक्वेशन देखो, ये n है, मतलब क्या हो, देखो इसका, ये हमारे पास में थीटा आई है, तो ये n और ये 1, तो क्या हो गया, n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, यानी इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, n बाई रूट n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो n से तो n कैंसिल आउट हो गया, इसका स्क्वायर करो तो n प्लस 1 1.28 इंटू 1.28, यानी n इक्वल टू क्या हो गया, 1.28 इंटू 1.28 माइनस 1, है ना, का स्क्वायर रूट। सॉल्व करो तो क्या रहे, ये आना चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये लगभग आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है 0.6384, यानी 0.8 आ सकता है, आंसर हो गया 0.8। क्या दिया आंसर? मैं बात समझ में आ गई? हाँ 70 तो थोड़ी भैया इसमें कैलकुलेशन नहीं थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7, ये कौन सा था, 73 था, तो नेक्स्ट हमारे पास में 77। A person lives in a high-rise building on the bank of a river 50 meter wide. Person lives in a high-rise building on the bank of a river 50 meter wide. Across the river is a well lit tower of height 40 meter. एक मिनट, अच्छा ठीक है। And the person who is at a height of 10 meter looks through a polarizer at an angle, appropriate angle at light of the tower reflecting from the river surface. He notes that the intensity of light coming from distance x from his building is the least and is correspond to the light coming from light bulbs at height y on the tower. The values of x and y are respectively. अच्छा देखो ये कहानी क्या है, ये हमारे पास में एक टावर है मान लो ये, और इसमें लाइटिंग लगी हुई है ऐसे, ये 40 मीटर है और ये 10 मीटर पे रहता है, ये यहाँ से देख रहा है, ये 50 मीटर है ना। तो ये कह रहा है ये 10 मीटर लुक्स थ्रू अ पोलराइजर, ये पोलराइजर के थ्रू देख रहा है, यहाँ पोलराइजर यूज करके, है ना। Through a polarizer at an appropriate angle at light of the tower reflecting from the river surface, he notes the intensity of light coming from distance x from his building is the least, and this corresponds to the light coming from light bulb at height y on the tower. List and this corresponds to the light coming from the, अच्छा यहाँ से जो आ रही है, तो ये यहाँ कहीं है, ये y है ना, और ये यहाँ से ये x बता रहा है। चलिए भाई,
तो लिस्ट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या बताना है अपने को यहाँ। चलिए भाई करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कह रहा है कि the values of x and y are respectively close to. तो देखो, अगर ये पोलराइजर से देख रहा है कि इंटेंसिटी इसको क्या मिल रही है, यानी ये कह रहा है कि पोलराइजर एट एन अप्रोप्रिएट एंगल एट लाइट ऑफ द टावर when the person who is at a height of 10 meter looks through a polarizer at an appropriate angle at light of the tower reflecting from the river surface, he notes that the intensity of light coming from distance x from his building is the least, and this corresponds to the light coming from light bulbs at height y. कहने का मतलब ये है कि लाइट यहाँ से आई, ये वाई डिस्टेंस, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई। तो आपको मालूम है कि ये मान लो अनपोलराइज लाइट आ रही है ना, तो आपको ये मालूम है कि ये पूरी तरह से इस तरह से प्लेन पोलराइज हो जाती है। कब? जब यहाँ से लाइट इधर भी जाएगी, जब ये एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री, इसका मतलब है कि ये एंगल कितना हो जाए, ये थीटा पी हो जाए। तो ये डेंसर मीडियम है, क्योंकि वाटर का रिफ्लेक्टेंस दिया, बाहर का रिफ्लेक्टेंस इसने 1 दिया है, तो यहाँ tan थीटा पी की वैल्यू क्या होगी, इस केस में म्यू आ जाएगी, है ना। तो अब अगर ये थीटा पी है तो ये भी थीटा पी होगा, तो अगर ये थीटा पी है तो फिर ये कितना होगा, यानी ये भी थीटा पी होगा। तो x बाई 10 इक्वल टू क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। चलो भाई, कितना, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ सर। तो ये देखो कितना आ गया, 4/3 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ देखो, x की वैल्यू 40/3, तो लगभग कितना आ गया है, 13.3 आ गया, है ना। किस में आ जाएगा ये, मीटर में। फिर इसका देख लो आप, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा पी होगा, तो ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि वो 10 मिल गया आपको, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 50 माइनस 40/3 है, तो ये कितना हो गया भाई, 150 माइनस, तो 110/3 डिवाइडेड बाई वाई, और ये इक्वल टू कितना होगा, 4/3, यानी y इक्वल टू 110/4। कितना आ रहा देख लो इसके करस्पॉन्डिंग, समझ में आ रही बात। तो कितना आ रहा है, 55 डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा कितना होगा, 27.5। आंसर ये आना चाहिए। क्या दिया है, मतलब आ रहा है करीबन बी ऑप्शन की बात करूंगा मैं। क्लियर है? हाँ भाई सर। क्लियर है क्या? तो ये भी हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास 77 हो गया, उसके बाद 80, 81। तो 80, 81, On viewing the clear blue portion of the sky through a calcite crystal, the intensity of transmitted light varies as the crystal is rotated. ठीक है. The light coming from the sky is polarized due to scattering of sunlight by particles in the atmosphere. The scattering is largest for blue light. तो देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये वैसे भी सबको मालूम ही होता है कि दरअसल जो लाइट आ रही है सन से वो अनपोलराइज्ड होती है, लेकिन जब एटमॉस्फेयर से वो पास होती है
तो वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज लाइट होती है, मालूम है आपको। तो जब आप इसको पोलराइजर से देखोगे तो इंटेंसिटी वेरिएशन तो दिखता ही है ना। तो ये कह रहा है कि ऑन व्यूइंग द क्लियर ब्लू पोर्शन ऑफ द स्काई थ्रू कैल्साइट क्रिस्टल, तो कैल्साइट क्रिस्टल दरअसल पोलरॉइड ही होता है ना, ये ध्यान रखना है। कैल्साइट क्रिस्टल जो होता है दरअसल वो पोलरॉइड ही होता है। तो ये तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ये भी सही है, द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई इज पोलराइज्ड, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी आपको और मैक्सिमम भी मिलेगी, है ना। तो ये सही हो गया, यानी इसका मतलब है द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्काई इज पोलराइज्ड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही, क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से भी पोलराइजेशन होता है। तो अगर मान लो इसमें मान लो गैस है, ये देखा गया है कि जब लाइट यहाँ अनपोलराइज्ड लाइट एंटर करती है, ये बात भी हुई थी हमारी, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइट होती है वो पूरी तरह से प्लेन पोलराइज्ड होती है। तो अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर भी जो होगी, इसके परपेंडिकुलर है ना, वो भी प्लेन पोलराइज्ड होती है, और ये तो प्लेन पोलराइज्ड होगी। तो स्कैटरिंग से भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है अपने को, तो बिल्कुल सही है। तो इसका वाला इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दोनों ही सही है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये देखा गया है कि स्कैटरिंग किसकी ज्यादा होती है, ब्लू लाइट की, क्योंकि वेवलेंथ उसमें कम होती है। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा वहां, ये वहीं से क्वेश्चन लिया है इसने। नेक्स्ट हमारे पास में 81, in an experiment electrons are made to pass through a narrow slit of width d comparable to the de Broglie wavelength. They are detected on a screen at a distance d from the slit. अब देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो ये बात हुई थी हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से अगर हम लोग चले तो जो मैटर पार्टिकल्स हैं, यानी जो मैटर वेव्स है जिसकी हम बात करते हैं, तो पार्टिकल्स का बिहेवियर भी वेव की तरह होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा पॉसिबल है, तभी तो यहाँ इसमें डिफ्रेक्शन पैटर्न में इसको लिया गया है। तो पहली बात तो ये डिफ्रेक्शन होगा, ठीक है, ये एज अ वेव ट्रीट करेंगे इसको। तो इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू पास थ्रू अ नैरो स्लिट ऑफ विड्थ d कंपेरेबल टू देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, दे भी रखा। तो अच्छा ये भी बात है कि कंपेरेबल जब होता है तभी डिफ्रेक्शन होता है, ये भी बात हुई थी हमारी। They are detected on a screen at a distance from the slit. Which of the following graphs can be expected to represent the number of electrons and detected as a function of the detector position y? तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इंटेंसिटी की बात कर रहा है वो, इंटेंसिटी और y के बीच में ग्राफ की बात कर रहा है वो, क्लियर। फंक्शन तो करेस्पॉन्ड टू द मिडल ऑफ द स्लिट, ये बताना है। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, लेकिन अब इसमें से कौन सा बेस्ट है वो चूज करना है। तो अजीब पोजीशन में बना दे इसने, स्लिट विड्थ डी दिया हुआ है और ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा एक चीज और है, अभी आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ऊपर, हाँ गया ये 66 करवाया था, है ना। तो आपको याद होगा कि अगर मान लो ये स्लिट विड्थ थे हमारे पास में, तो हमने क्या देखा था, जो मैक्सिमा अपने को मिल रहा था, सॉरी ये ऐसे मिल रहा था, याद आ रहा है आपको, है ना। तभी तो हमने ये जो इसके मान लो ये 2a था, तो हमने a और ये इस y को इसके करस्पॉन्डिंग ये विड्थ देखा था इसका, तो इसमें ये मिसिंग है। मतलब ये कि अगर ये d है मान लो, मेरे कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये जो विड्थ है ना इसकी,
वाई नॉट अगर मैं लेता हूँ, मान लो ये वाई नॉट है, तो ये वाई नॉट दरअसल डी से ज्यादा होना चाहिए, ये तो दोनों में इक्वल बता रहा है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो आंसर होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो इसमें ए और बी में कैसे बताऊं, मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा भाई, वो तो दोनों का डी बता रहा है, तो या तो ये बताए मुझे, ये करेक्ट आंसर है इसका। क्लियर है सबको? हाँ सर। चलो ये तो हो गया, तो आज तो इसका इतना ही कर पाएंगे भाई, बाकी का आपको मैंने सीक्वेंस बता ही दी। अब इसमें बताओ मैंने सेमीकंडक्टर में कहाँ पहुंच गया था मैं आपको, हाँ नेक्स्ट है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का मतलब है यहाँ, ये एक ऐसा डिवाइस होता है ना, या है ना, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो हम लोग यहाँ दो तरह के रेक्टिफायर की बात करेंगे, एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा होगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है, तो होता क्या है कि यहाँ एक ये ट्रांसफॉर्मर होता है, और ये एसी है, यानी ये इनपुट है, तो करंट भी साइनोसोडियली चेंज हो रहा है और वोल्टेज भी साइनोसोडियली चेंज होगा। ये हमारी बात भी हुई थी, क्योंकि अगर वोल्टेज अगर 0 के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होता है तो करंट भी 0 के अबाउट ऑसिलेट करना चाहिए, तभी वो एसी करंट माना जाएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन डायोड यूज किया जाता है, और इसके अक्रॉस हम लोग, यहाँ लोड रेजिस्टेंस होता है, तो इसके अक्रॉस हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं, डीसी करंट। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब ये हाफ होगा, है ना, यानी ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो पहले हाफ साइकिल में अगर हम जाएं तो आपको मालूम है इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो यहाँ जो आउटपुट आपको मिलेगा वो इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो इस केस में इसको हम लोग आइडियल डायोड मानते हैं। तो करंट क्या हो जाएगा उस केस में, जीरो हो जाएगा। तो एक्स वाई के अक्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। यानी पहले इसमें ऐसे वोल्टेज होगा, फिर जीरो मिलेगा, उसके बाद वापस से जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो फिर से आपको ऐसा मिलेगा। तो इसमें आपको हाफ वेव्स मिलते हैं, यानी एक तरह से पूरी वेव है ये, लेकिन ये क्या है, हाफ पल्सेटिंग, इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज मिल रहा है अपने को, इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। आई बात समझ में? इसमें एक डायोड यूज किया जाता है, तो ये जब पॉजिटिव पॉजिटिव होगा उसकी वजह से ऐसा आपको पल्सेटिंग वोल्टेज मिलेगा इसमें, ठीक है। तो यूनि डायरेक्शनल पल्सेटिंग वोल्टेज। ठीक, ये लिख लो तो।
अब इसमें क्या है, इसको ये दरअसल एक तरह से क्या है, रिपल्स है ना। तो जो रिपल फ्रीक्वेंसी है ना और जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है दोनों सेम होती है। क्यों? क्योंकि आप देखो ये क्या है, ये पाई बाई ओमेगा, ये देखो ये क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, फिर से रिपीट हो रहा है, और ये 0 है। यहाँ देखो ये 0 है, ये क्या है पाई बाई ओमेगा, और ये देखो फिर से यहाँ से इसके बाद रिपीट होगा ना ऐसे, तो ये 2 पाई बाई ओमेगा। इसका टाइम पीरियड यानी रिपल फ्रीक्वेंसी और इनपुट फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती है, यहाँ सेम होती है। ठीक, अब इसमें एवरेज वैल्यू भी देखेंगे हम लोग, इसमें एफिशिएंसी भी देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ। लिख लिया? हाँ सर। कल आप लोगों का कोई एग्जाम है क्या? हम्म, कल एक क्लास लगा लें, एक्स्ट्रा क्लास 10 बजे, चलेगा? सर एग्जाम है एग्जाम है कौन सा? सर, एजो का। कितनी बजे? सर सुबह है शायद। हाँ श्रेया, ये तो कह रहा है एग्जाम। तो हमारे शेड्यूल में नहीं आया था। इनके शेड्यूल में कैसे आ गया एग्जाम? अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो पहले कुछ कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूँ मैं। तो एक तो रिपल फ्रीक्वेंसी सेम है, रिपल फ्रीक्वेंसी for half wave rectifier is same as that of AC। ठीक, दूसरा इसमें एवरेज वैल्यू क्या होगी वो भी निकाल लेते हैं, है ना। जैसे वोल्टेज की एवरेज वैल्यू क्या होगी या करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो एवरेज करंट, तो यहाँ देखिए आप, ये जो करंट है वो है आई एम साइन ओमेगा टी, लेकिन ये पाई बाय ओमेगा और 0 के बीच में, लेकिन यहाँ 0 है किसमें, टी पाई बाय ओमेगा और 2 पाई बाय ओमेगा के बीच में 0 है। इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, तो आई डी टी, तो ये होगा 0 से 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाई 0 से 2 पाई बाय ओमेगा डी टी, ये हो गया आई एवरेज। लेकिन इस फंक्शन में आप देख रहे हो तो कहाँ से क्या करेंगे, देखो 0 से पाई बाय ओमेगा क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा डी टी, प्लस इसमें तो 0 ही है, पाई बाई है ना, पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा तो 0 ही है, लेकिन ये क्या मिलेगा 2 पाई बाई ओमेगा,
ये लिख लो पहले। लिख लिया? अब यहाँ देखिए, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। तो यहाँ देखिए, अब आप इसको इंडिकेट करेंगे तो आई एवरेज तो हो गया, आई एम तो कांस्टेंट है, 2 पाई बाई ओमेगा भी कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन माइनस ये कॉस ओमेगा, ये दरअसल ये साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये 0 से पाई बाई ओमेगा। तो ये आपको क्या दे देगा? देखो ओमेगा से तो ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा दरअसल आई एम बाई 2 पाई, और यहाँ क्या देगा आपको? 2 मिलेगा। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ गई है? आई एम बाई पाई आ गई। ठीक है, तो ये तो एवरेज वैल्यू हो गई। अब इसकी आरएमएस वैल्यू भी देख लेते हैं। तो आरएमएस वैल्यू की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डी टी, है ना। और यहाँ भी इसको इंडिकेट करेंगे 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप यहाँ देखो कि मैं डायरेक्ट लिखूंगा इसको, क्योंकि मुझे स्क्वायर का पता है। तो ये हो जाएगा आई एम का होल स्क्वायर बाई, या मिलेगा 2 पाई बाई ओमेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका t बाई 2 माइनस साइन 2 ओमेगा t बाई 4 ओमेगा। तो 0 से, अच्छा इसमें 0 से पाई बाई ओमेगा के लिए करूंगा, क्यों? क्योंकि 0 से इसको ब्रेक करूंगा फंक्शन को मैं, तो 0 से पाई बाई ओमेगा, और 0 पाई बाई ओमेगा से 2 ओमेगा तो 0 ही था ना। ये बात सुन रही ना भाई? और इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो ये वैसे भी क्या गया वाला पार्ट तो 0 आ जाएगा, और ये पाई बाई ओमेगा वहां चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आई एम का होल स्क्वायर बाई 2 पाई बाई ओमेगा इनटू पाई बाई ओमेगा बाई 2 भी तो आ जाएगा यहाँ। तो अल्टीमेटली यहाँ जो आई आर एम एस वैल्यू इस केस में मिलेगी आपको, वो मिलेगी आई एम बाई 2 मिलेगी। भाई ये लॉजिक समझ में आया? यहाँ दरअसल मैंने 0 से 2, लेकिन फंक्शन को जब ब्रेक करेंगे, है ना, ये समझ में आ गया वाला पार्ट में जो कह रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है इस वक्त? हाँ सर। हाँ सर। है ना, वो ये आएगा दरअसल। तो आई एम बाई 2 इसका आई आर एम एस वैल्यू होगा। ठीक, तो अगर ये वैल्यूज अपने को मिल गई तो हम लोग एफिशिएंसी बता सकते हैं। तो एफिशिएंसी इसकी कैसे देखते हैं वो भी देख लेते हैं। तो किसके अक्रॉस देख रहे हैं? लोड के अक्रॉस जा रहा है ना, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? तो परसेंटेज में देखेंगे तो ये होगा पी आउटपुट बाई पी इनपुट इनटू 100। तो पी आउटपुट हम लोग यहाँ से देखते हैं आई एवरेज का होल स्क्वायर इनटू आर एल लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिवाइडेड बाई, यहाँ देखेंगे आई आरएमएस का होल स्क्वायर, और ये आर डी प्लस आर एल। आर डी क्या है? डायोड के अक्रॉस भी तो जा रहा है, तो उसका रेजिस्टेंस लिया मैंने, इनटू 100 करेंगे। जब आप आई आरएमएस और आई एवरेज इन सब की वैल्यू रखोगे, तो आई एवरेज की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास में? आई एम बाई पाई का होल स्क्वायर आर एल बाई, है ना, और ये था आई एम बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर डी प्लस आर एल, है ना, इनटू 100 भी है। तो परसेंटेज में हमारे पास इन सबको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 40.6
डिवाइडेड बाई नीचे अपने को मिलेगा 1 प्लस RD बाई RL परसेंटेज में। लेकिन अगर मैं कहूँ इफ RD अगर मान लो आइडियल हुआ तो डायोड का रेजिस्टेंस अगर 0 करें तो उस केस में एफिशिएंसी कितनी मिलेगी अपने को 40.6% में मिलेगी। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी तक, तो पूछ सकता है। लिख लिया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें हम दो तरह से देखते हैं। पहला है हम लोग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, तो ये इस तरह का हमारे पास सेटअप है। इसमें दो डायोड हम लोग यूज करते हैं और यहाँ सेंटर पे यहाँ वायर को कनेक्ट करते हैं। ये X है और ये Y है। तो ये D1 है, ये D2 है, ये RL है और यहाँ ये इनपुट दे रहे हैं। सॉरी, ये भी इनपुट है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है अपने को, देखो जब ये हायर पोटेंशियल पर होगा तो लोअर पोटेंशियल पर होगा, तो हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो इस पॉइंट के कंपैरिजन में यहाँ का पोटेंशियल कम होगा और इसके कंपैरिजन में यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, तो ये किस में रहेगा, ये रिवर्स बाइसिंग में रहेगा यहाँ। तो यानी यहाँ क्या होगा, जो आउटपुट की आप बात करोगे तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा।
यानी ये D1 की वजह से, D2 की वजह से, D2 की वजह से करंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जब ये हायर पोटेंशियल पर होगा और ये लोअर पोटेंशियल पर होगा, तब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा और ये रिवर्स बाइसिंग में होगा। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, D2 की वजह से करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये भी यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है ना। ये भी क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल। फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे तो ये D1 की वजह से होगा, फिर ये D2 की वजह से होगा। तो इस तरह से आपको फुल वेव रेक्टिफायर में आपको ये पल्सेटिंग वोल्टेज मिलता है यूनिडायरेक्शनल। ओके, तो अभी यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक इसमें 0 नहीं मिल रहा है, तो ये है फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन प्रॉब्लम इसमें है सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में कि इसको फिक्स कहाँ करें। भले हम लोग सोच रहे हैं कि मिड में फिक्स कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली मिड में तो हो नहीं पाता है। इसीलिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इन्होंने बनाया है। तो दूसरा वो है, ये लिख लो पहले। लिख लिया। अब इसमें आप देखो ये यहाँ जाके रिपीट हो रहा है ना, लेकिन ये तो यही रिपीट हो गया। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ 2f हो गई ना। तो यहाँ रिपल फ्रीक्वेंसी जो है वो AC फ्रीक्वेंसी से क्या है, डबल है, ठीक है। तो ये भी इसमें डबल फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी इसका टाइम पीरियड क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। लिख लिया क्या? हाँ सर। हाँ पहले हम लोग ये बता लेते हैं कि आई, अच्छा इस केस में आई एवरेज, आई और आई RMS क्या होगा। तो यहाँ देखो आई क्या होगा, पहले समझ लेते हैं। तो साइन ओमेगा टी, तो आप देख रहे हो कि इसमें टी लेस देन इक्वल टू पाई बाय ओमेगा और ये 0 है। लेकिन इसमें यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस IM, क्योंकि IM साइन ओमेगा टी पाई बाय ओमेगा से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक क्या होता है, नेगेटिव आ रहा है ना। वो देखो यहाँ, देखो नेगेटिव था, इसमें पाई बाय ओमेगा से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा में क्या है, नेगेटिव है। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है ना, उसको माइनस से साइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहले एवरेज वैल्यू भी देख लेते हैं हम लोग। तो आई एवरेज कैसे निकालेंगे, तो आप 0 से पाई बाय ओमेगा के लिए देख लो, तो 0 से पाई बाय ओमेगा के लिए देख लो। तो IM साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 पाई बाय ओमेगा नहीं लिखेंगे, 0 से पाई बाय ओमेगा, 0 से पाई बाय ओमेगा dt। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो IM बाई पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा 0 से पाई बाय ओमेगा। तो यहाँ इस केस में आई एवरेज मिलेगा आपको 2IM बाई पाई। लिख
लिख लिया क्या? हाँ सर। हम बात हाँ, करते हैं सर। IRMS की। तो ये हो जाएगा I स्क्वायर dt। अच्छा, इसमें 0 से पाई बाय ओमेगा के लिए कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 0 से पाई बाय ओमेगा इसका स्क्वायर रूट। तो आप देखोगे कि ये सॉल्व करेगा तो IM बाई √2 आ जाएगा। तो यहाँ एफिशिएंसी क्या हो जाएगी अब? तो वो आ जाएगी P आउटपुट बाई P इनपुट इनटू 100, और P आउटपुट मतलब I एवरेज का होल स्क्वायर इनटू RL डिवाइडेड बाई IRMS का होल स्क्वायर इनटू RD प्लस RL इनटू 100। वैल्यूज पुट करेगा उसकी डबल आ जाएगी, आ जाएगी 81.2% डिवाइडेड बाई 1 प्लस RD बाई RL। इफ RD इक्वल टू 0 तो इस केस में एफिशिएंसी आएगी 81.2%। लिख लिया? हाँ, सर। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें बात करते हैं फुल वेव। इसको हटाना पड़ेगा। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, 4 डायोड इसमें यूज करते हैं, 4 डायोड्स इसमें यूज होते हैं। ये X होता है और ये Y होता है। इसमें झंझट ही नहीं है कि कहाँ कनेक्ट करें, ठीक है। तो ऐसे डायोड इसमें लगा दिए जाते हैं। तो इसमें ये D1 होता है, ये D3 होता है, ये D2 होता है, ठीक है। और इसमें ये D4 होता है। क्लियर है? तो होता क्या है, जब ये हायर पोटेंशियल पर होता है, ये हमारे पास में साइनोसोडल है ना, वोल्टेज है, ये V इनपुट है,
ये टी है। तो जब ये हायर होता है लोअर होता है तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करता है। तो D1 और D3 फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, D2 और D4 ये रिवर्स बाइसिंग में होता है। तो करंट इसमें X to Y फ्लो करता है। लेकिन जब ये हायर पोटेंशियल पर होता है लोअर पोटेंशियल पर होता है तो D2 फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, तो करंट अभी भी X to Y फ्लो कर रहा होता है। और D1 और D3 रिवर्स बाइसिंग में होता है, और D2 और D4 ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। तो यहाँ आपने को जो वोल्टेज मिलता है आउटपुट ये ऐसा मिलता है। तो ये किसकी वजह से मिला? D1 D3 की वजह से। ये किसकी वजह से मिला? D2 D4 की वजह से। ये किसकी वजह से मिलेगा? D1 D3 की वजह से। ये किसकी वजह से मिलेगा? D2 D4 की वजह से। क्लियर है? तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि इसको कहाँ, उस वायर को कहाँ कनेक्ट करें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो इसको बोलते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें 4 डायोड्स यूज किए जाते हैं। ठीक, लिख लो। बाकी कॉन्सेप्ट ऊपर ही है, एवरेज वैल्यू कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी, सेम रहेगी वो। तो ये हमारे पास इसका भी कॉन्सेप्ट हो गया रेक्टिफायर का भी। नेक्स्ट अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अच्छा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है फिल्टर वाला भी बताता हूँ, है ना। तो कैपेसिटर यहाँ एज अ फिल्टर कैसे काम करता है उसके बारे में बताता हूँ। फिर आएंगे हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, लिख लिया। तो कैपेसिटर एज अ फिल्टर, कैपेसिटर एज अ फिल्टर। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास में रेक्टिफायर है। ये इनपुट है यहाँ, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कैपेसिटर लगाते हैं हम लोग, और यहाँ ये लोड रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये आउटपुट यहाँ होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब इनपुट देते हैं तो ये V इनपुट है और ये आउटपुट है। तो अपने को आउटपुट ऐसा मिलता है, तो ये तो है, ये बिफोर अप्लाइंग कैपेसिटर। तो आपको ऐसा यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज मिलेगा या करंट मिलेगा, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग, बी है आफ्टर अप्लाइंग कैपेसिटर।
ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा एक्चुअली कि जब ये हाई पोटेंशियल पर होगा और लोअर पोटेंशियल पर होगा, तो जब इसकी बात करेंगे तो इंक्रीज करता जाएगा यहाँ तक, यानी यहाँ तक वोल्टेज इंक्रीज करता जाएगा, तो इसके अक्रॉस भी तो वोल्टेज इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, उसके बाद ये अप्लाइड वोल्टेज डिक्रीज करने लगेगा यहाँ से, लेकिन कैपेसिटर तो फुली चार्ज है, तो जब इसके अक्रॉस वोल्टेज कम होने लगेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये इसको चार्ज सप्लाई करेगा एक तरह से, है ना, ये क्या करेगा, इधर से चार्ज सप्लाई करेगा। तो यहाँ क्या होगा एक्चुअली कि यहाँ तक तो इंक्रीज करेगा ही, उसके बाद ये इसके अक्रॉस करंट को कम नहीं होने देगा, तो ये इसके अक्रॉस क्या करेगा ये कैपेसिटर, क्योंकि चार्ज था तो ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा। तो इसको जाना तो यहाँ तक था, लेकिन वापस से क्या होगा, इस ये जो RLC है, टाइम कांस्टेंट है, या ये कहूं मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ F, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा होना चाहिए, यानी इसका मतलब F जो है ना वो 1/RLC से काफी ज्यादा होना चाहिए। हरी बात सुन में, तो अगर F जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी से यानी टाइम कांस्टेंट से काफी ज्यादा है, तो जल्दी से क्या करेगा, वापस से वो चार्ज करना शुरू कर देगा इसको, तो फिर से क्या करेगा, ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, फिर से डिस्चार्ज होना चाहेगा, लेकिन ये फिर से यहाँ तक डिस्चार्ज होने देगा, उसके बाद फिर से चार्ज होने लगेगा। इसका मतलब अपने को क्या मिलेगा, यहाँ ऑलमोस्ट स्ट्रेट करंट मिलेगा, कांस्टेंट करंट मिलेगा। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। तो ये कंडीशन होना चाहिए, अगर वो अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी अगर 1/RLC से ज्यादा है, तो तुरंत इसको क्या करेगा, चार्ज करना शुरू कर देगा, यानी एक तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तुरंत वो क्या करेगा, फिर से उसकी पोलरिटी चेंज होगी तो फिर से चार्ज करेगा, तो ये इस तरह से अपने को ऑलमोस्ट कांस्टेंट करंट मिलेगा यहाँ। ठीक है भाई, बात समझ में आई। हाँ सर। हेलो, लिख लो इसको। लिख लिया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। इनको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला गया अभी बताते हैं अभी आपको।
जंक्शन डिवाइसेस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ दरअसल ऐसा क्यों बोला गया इनको, क्योंकि मेनली हम लोग यहाँ फोटॉन्स की बात करते हैं। ऑप्टो का मतलब हो यहाँ फोटॉन से, ठीक है। तो फोटॉन्स की वजह से क्या होगा, चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे, इसलिए इनको बोलते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। कौन कौन से, जैसे सबसे पहले फोटो डायोड। फोटो डायोड ऐसे जंक्शन डायोड है या डिवाइसेस है जिसमें हम लोग जो ऑप्टिकल सिग्नल से उनको डिटेक्ट करते हैं। तो ऑप्टिकल सिग्नल्स आर डिटेक्टेड, ठीक है। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को, ये ध्यान रखना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही है, रिवर्स बायसिंग में हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में पीएन जंक्शन डायोड है, ये जंक्शन है और ये डिप्लीशन लेयर मिलेगा, ये पीए और ये एन है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ इसमें होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन भी हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो इसको रिवर्स बायसिंग में हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ लाइट इंसिडेंट कराते हैं, यानी जो ऑप्टिकल सिग्नल से वो यहाँ के इंसिडेंट होते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे होते हैं, उन बॉन्ड्स पे जाके, यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स पे जाके ये स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स होल्स जनरेट होते हैं। तो होल्स किधर मूव करेंगे, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ ये देखा गया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे लाइट की, इसका मतलब फोटॉन्स इंक्रीज करे, फोटॉन्स इंक्रीज करे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ आई वी कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रिवर्स बायसिंग के लिए बनाते हैं। तो करंट पहले इंक्रीज करेगा, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। ये मान लेते हैं I1 इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग है। फिर मान लो हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए, तो फिर से इंटेंसिटी यानी करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर से मान लो हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए, तो इंटेंसिटी क्या करेगी, इसकी इंक्रीज करेगी, तो करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि I3 जो है I2 से ज्यादा और I2 जो है I1 से ज्यादा। ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब, ये हम पहले बात कर चुके, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करना। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने का मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज करना। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरह के ग्राफ के बारे में पूछा जा सकता है और ये मेन कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक। तो इसमें थोड़ा और बताता हूँ मैं आपको। ये कंडक्शन बैंड है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पूछा जाते हैं। और ये हमारे पास में वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। तो जो लाइट इंसिडेंट यहाँ होना चाहिए वो दरअसल एच न्यू ग्रेटर देन एच जी होना चाहिए, है ना। ये वैसा होगा जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था हमने। तो जैसे एनर्जी यहाँ, इतनी एनर्जी की लाइट इससे ग्रेटर देन या इक्वल भी हो सकती है, तो जस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो होल्स वैलेंस बैंड में मिलेंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर ही रखा, तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का भी ध्यान रखना है। और एच न्यू जस्ट इक्वल टू, तो उसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी और वेवलेंथ क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो ये एच न्यू सॉरी एच सी बाई लेमड़ा होगा ना, एच सी बाई लेमड़ा, और ये इक्वल टू ई जी। तो ये क्या होगी दरअसल, मैक्सिमम और ये मिनिमम।
लिख लिया? हाँ सर। लिख लिया? अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास में लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसमें क्या होता है, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या होता है, जब फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये वेरिएबल वोल्टेज है, ये हायर पोटेंशियल पर होता है, लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ से अपने को लाइट मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि ये मान लो कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। तो जब होगा क्या, एक तरह से इसमें क्या है, होल्स हैं, और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसा नहीं कि होल्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन इसमें मेजॉरिटी चार्ज इधर मूव करते हैं, इसके मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होने की वजह से, मतलब कंबाइंड होने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसमें जाके गिरता है। तो यहाँ क्या मिलता है, वो इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, तो यहाँ होल था उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलता है अपने को, एच न्यू एनर्जी के फोटॉन्स मिलते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है लेस देन इक्वल टू फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो पी से होल्स जाते हैं, एन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और ये रिकम्बाइन होते हैं, उसकी एनर्जी, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, अब ये विजिबल में है कि नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है। ठीक है। तो पॉइंट क्या याद रखना है, एलईडी में इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, फोटोडायोड में क्या होता है, रिवर्स बाइसिंग होती है। क्वेश्चन ये भी आते हैं, तो ध्यान रखना है, और इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास में सोलर सेल या फोटोवोल्टेक सेल भी इसको कहते हैं। इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती है, ये
कैसे, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये जंक्शन है और ये डिप्लीशन रीजन है, ये पी है, ये एन है, और यहाँ रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है इसमें। इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये तो नेगेटिव होता है, इधर ये नेगेटिव होगा और ये इसमें होल्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ और माइनॉरिटी होल्स भी होंगे, माइनॉरिटी चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। तो अब इस केस में क्या होता है, लाइट इंसिडेंट होती है। तो सिंपल सी बात है कि लाइट जो इंसिडेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन Eg होना चाहिए, यानी ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है और ये फोरबिडन एनर्जी गैप है। तो लाइट जो है वो यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो यहाँ लेके जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस बैंड में होल्स हैं, तो ये इलेक्ट्रिक करंट क्या करते हैं, कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि ये इधर से इधर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो यहाँ इधर है, तो ये क्या करेगा, होल्स को जैसे लाइट इंसिडेंट होगी तो होल्स किधर पुश हो जाएंगे इसमें, तो होल्स ऐसे पुश हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर पुश हो जाएंगे। तो नेट करंट कैसे फ्लो करेगा इसमें, ऐसे करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एच न्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एच जी होना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट, तभी यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या है, कोई बाइसिंग नहीं है, इसलिए इस केस में क्या होता है, जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में करते हैं, यानी इस तरह का ग्राफ अपने को मिलता है। तो ये जो करंट है ये ओपन सर्किट करंट है और ये वोल्टेज होगा, है ना, ये सॉरी ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट उल्टा बना दिया मैंने, है ना, ये दरअसल शॉर्ट सर्किट होगा ना, तभी तो वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो ये ISC यानी इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट करंट, और ये वोल्टेज होगा VOC, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। इस ग्राफ के बारे में ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो ये आपका हो गया पीएन जंक्शन डायोड को लेकर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें है वो है ट्रांजिस्टर। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करना है अपने को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद क्या बोला मैंने करने के लिए, KTG KTG विद थर्मो, है ना, करते जाओ आप लोग, सब डिस्कस करूंगा मैं। तो जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पेपर देख रहा था यार, पेपर तो बड़े आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ही होंगे टेढ़े मेढ़े, तो सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे सिंपल ही।